Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. In today's video, we are going to do the chapter of History, class 9th SST, the Socialism in Europe and the Russian Revolution. So we are going to do the second part of this chapter. So मैंने आपको पहले बता दिया था the age of social change, liberals who are radicals, conservative, industry and social change जो हुए थे, और सोशलिज्म इन यूरोप जो हुआ था, और और जो सोशलिज्म को जो सपोर्ट मिला था वो कहाँ से मिला था। तो और मैंने आपको बता दिया था रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1914 में, और तब वहाँ पे रशिया में एम्परर कौन था? सार निकोलस II था। ठीक है, सार निकोलस में जो टी है ये साइलेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से द रशियन रेवोल्यूशन से। तो कब हुआ था रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्ट इन 1914 एंड हु वॉज द एम्परर? द Tsar Nicholas II was the emperor during the Russian Revolution. सो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक और सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए थे, या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी और सोसाइटी की वहाँ पे कंडीशंस क्या थी। कहाँ पे? रशिया में। मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर एग्रीकल्चरिस्ट। जो रशिया की 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब कि फार्मर्स थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग टू सेटअप विच वॉज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादातर वो देती थी, बढ़ावा देती थी। Workers were divided into groups, but they did unite to strike work then they were dissatisfied. तो जो वर्कर्स थे वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए थे, और वर्कर्स जो थे ना वो जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे वो खुश नहीं थे और वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पॉन्स फॉर नोबिलिटी। जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स को पीजेंट्स कहा जाता है, उनके साथ वो उनके साथ कोई भी मतलब अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा था। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट्स। और खास करके जो फ्रेंच के पीजेंट्स थे यानी फ्रेंच के जो फार्मर्स थे उनके साथ तो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा था। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट्स कम्युनिटी विच पोल्ड देयर लैंड एंड द कम्यून डिवाइडेड इट। जो मेन जो रशिया के पीजेंट्स थे यानी कि रशिया के जो फार्मर्स थे वो ही ज़्यादातर वो कम्युनिटी को यानी कि ज़्यादातर उन्हीं के थ्रू खाना मिलता था कम्युनिटी को, और उन्हीं के थ्रू मतलब एक तरह से ज़्यादातर मतलब फ्रेंच के भी वहाँ पे फ्रेंच की तरफ से भी खाना आता था, लेकिन ज़्यादातर जो खाना था वो सिर्फ रशिया के फार्मर्स के थ्रू मिलता था। ओके, तो वहाँ पे इकोनॉमिक और सोसाइटी की ये कंडीशंस थी कि वहाँ पे जो रशिया की जो पॉपुलेशन थी मोर देन 85% या अबाउट 85% एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, और जो आधी 80 और जो मोस्ट ऑफ द जो उधर की पॉपुलेशन थी कहाँ की? रशिया की जो थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, यानी कि बहुत सारे लोग 85% वहाँ के लोग वहाँ पे फार्मर्स थे, और वहाँ पे लेकिन फ्रेंच के भी कुछ लोग रहते थे, वो भी फार्मर्स थे, लेकिन जो ज़्यादातर खाना था वो रशियन पीजेंट्स यानी कि रशियन फार्मर्स के अकॉर्डिंग ही या उनके थ्रू ही आता था। अब सेकेंड पॉइंट है, अब हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे इस वीडियो के, रशियन रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इन रशिया। सो अब हमारा थर्ड पॉइंट है सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म कैसे हुआ था रशिया में? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर लीगली इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898। 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक के थ्रू भी मार्क कर सकते हैं और आप अलग से लिख भी सकते हैं। द इट स्ट्रगल्ड टू गिव पीजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड एंड बिलोंग्ड टू नोबल्स। और ये जो पार्टी थी वो जो बनी थी ये डेमोक्रेटिक पार्टी ये बनी थी इसलिए ताकि जो पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल सके, और जो भी वो काम करते हैं उनको मतलब अच्छे से मतलब उनको उनकी
उनको उनका प्राइस और उनकी मतलब उनकी वेजेस उनको मिल जाए. एज लैंड वॉज द डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स periodically which makes them natural socialist and it was felt that peasants and not workers would be the main source of revolution. इसका मतलब जो एक तरह से रेवोल्यूशन इस तरह से भी छिड़ रहा था, मतलब डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन जो वहाँ के जो फार्मर्स थे वो भी अपने काम के अकॉर्डिंग वहाँ पे मतलब एक तरह से स्ट्राइक भी हो गई थी, क्योंकि वो जो रशियन की जो गवर्नमेंट थी वो उनको अच्छे वेजेस नहीं दे रहे थे, उनको अच्छी से इनकम नहीं दे रहे थे जितना कि वो लोग काम कर रहे थे. तो एक तरह से ये भी एक रेवोल्यूशन का पार्ट बन चुका था. बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप. और लेकिन जो लेनिन था, वाल्डमिर लेनिन, लेनिन यहाँ शॉर्ट में है लेकिन उसका पूरा नाम वाल्डमिर VALDMIR, वाल्डमिर लेनिन जो था वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था. मतलब एक तरह से वो मतलब पेरेंट्स के एक तरह से अगेंस्ट टाइप से कह सकते हो. और वो मतलब मानता था कि जो फार्मर्स है वो एक सोशल ग्रुप नहीं है. द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. तो जो पार्टी थी, दो पार्टियां बन गई. कौन कौन सी? एक बॉल्शेविक्स और एक मेंशेविक्स. अब हम जानते हैं कि 1905 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. और रशियन एक ऑटोक्रेसी. द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट. जो सार था, जो कि यहाँ वहाँ का जो रूलर था यानी कि वहाँ का जो राजा था, वो पार्लियामेंट में मतलब कोई भी मतलब डिस्कशन नहीं करता था. लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. और जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि ये जो पार्लियामेंट बनी है ये एक तरह से ख़त्म हो जाए. द वर्कड टूवर्ड्स डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905. सो जो वर्क होते थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बन रहा था तब तो उसके अकॉर्डिंग बन रहा था, लेकिन जो उस टाइम हो रहा था, लेकिन जो लिबरल्स है वो नहीं चाहते थे कि वो जो रूल हो रहे हैं या वो जो भी वहाँ पे काम चल रहे हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो वहाँ पे ना चले. अब यहाँ पे आ गया ब्लडी संडे. ब्लडी संडे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता ही आता है ज़्यादातर. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज टू so quickly by 1904 that the real wage declined by 20%. जो जैसे कि अब कोई सामान बेच रहे हैं तो 1904 में क्या हो रहा था कि जो सामान जितने वेजेस में बिकना चाहिए था ना, उससे 20% कम वेजेस उनको लोगों को यानी कि उनके जो भी वो दाम पे करते थे उससे 20% कम मिलता था. ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम 4 members of the प्यूटिलव आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड. और जो ये कंपनी है प्यूटिलव आयरन, ये इधर से वहाँ से वर्कर्स मतलब डिसमिस करे जा रहा था. एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर ओवर 1100,000 workers. St. Petersburg went on strike demanding reduction in working hours and increasing in wages. So वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता और जो उनकी सैलरी थी, जो उनकी वेजेस थी, वो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम थी. तो इस तरह से परेशान हो के एसटी पीटर्सबर्ग यानी कि वहाँ का जो पैलेस है वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स पहुँच गए थे. और इसके जो लीड कर रहे थे उनका नाम था फादर कपमन. उस ग्रुप को जो लीड कर रहे थे स्ट्राइकिंग वर्कर्स के ग्रुप को, उनका नाम था फादर कपमन. द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस ऑफ कैसोकाक्स. कैसोकाक्स जो थी वो सार की जो आर्मी थी और आर्मी या फिर उसके जो सिपाही थे उनका नाम था कैसोकाक्स. ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड. और वहाँ पे कम से कम 100 वर्कर्स जो थे वो मर गए थे और 300 वर्कर्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे. तो पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और जो जो वहाँ के लोग थे वो सार की वो जो सार था उसको हटाने की जगह एक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली असेंबली की डिमांड पर थे. द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट, जिसको डूमा नाम दिया गया. यानी कि जो सार था वहाँ का राजा था, उसने फिर इस जब ब्लडी संडे हुआ तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि एक पार्लियामेंट बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा डूमा. सो द रशियन जो रशिया का
पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। क्या है? डूमा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा, और जो सार था उसने जो फर्स्ट डूमा थी वो डिसमिस कर दी थी, यानी कि ख़त्म कर दी थी 75 डेज में, एंड अनाउंस इलेक्शन फॉर द सेकेंड डूमा, और उसने सेकेंड डूमा के लिए यानी सेकेंड पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट के लिए उसने अनाउंसमेंट की। तो जो ये ब्लडी संडे है इसका शॉर्ट में आंसर है ऑन 9 जनवरी। और ये जो ब्लडी संडे हुआ था ये 9 जनवरी इन 1905 में हुआ था। यहाँ पे ईयर थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे को अभी याद है, सॉरी। 1905 में हुआ था। ऑन 9 जनवरी इन 1905 देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द सिटी विच द ग्रुप वॉज लेड बाय द फादर गपन। द people are the working strikers are going to near to the St. Petersburg, the near to the palace, and in the absence of Tsar, the soldiers start firing on the people. At there the 100 people were killed and the 300 were injured, and this incident was held on Sunday, so it is known as Bloody Sunday. So यहाँ पे हुआ कि वो जो 1905 कब 9 जनवरी को हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लें। 9 जनवरी इन 1905 में ये ब्लडी संडे हुआ था। तो इस दिन सारे जितने भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे वो स्ट्राइक करने के लिए जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो रेडी हो गए थे कि एक तरह से उन्हें स्ट्राइक करनी है। और इस ग्रुप को लीड किया था फादर गपन ने। और उस टाइम जब सार अपने महल में नहीं था तो उसकी सेना ने लोगों पर तोपों से फायरिंग की थी, जिस वजह से वहाँ पे कम से कम 100 लोगों की डेथ हो गई थी, और जो 300 लोग थे उनकी वो लोग इंजर्ड हो गए थे। और इसके बाद जब ये चीज़ हुई तो इसके बाद जब लोगों ने डिमांड की कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, तो सार ने कहा कि फिर सार ने अनाउंसमेंट की कि एक डूमा बनाई जाए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होगी। लेकिन लोगों की स्ट्राइकिंग और बाकी चीज़ों की वजह से उसको जो फर्स्ट डूमा थी वो सिर्फ 75 डेज़ के लिए बनी, और उसने वो डिसमिस कर दी, और उसके बाद फिर सेकेंड डूमा की अनाउंसमेंट की। सो ये हमारा ब्लडी संडे भी हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। सो अब हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में। In Russia, the war was initially very popular, but later the support grew thin. So जो रशिया थे वहाँ पे जो वॉर थी वो बहुत ही मतलब एक तरह से पॉपुलर और एक तरह से नॉर्मल थिंग थी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वॉर होती रहती थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट से रैन हाई, और जो जर्मन की जो सेना थी वो मतलब एक तरह से मतलब बढ़ती जा रही थी। और रशियन एनिमीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी, और जो रशिया के जो आर्मीज थी, सॉरी, रशिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हारती जा रही थी, जिसमें 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ लग गई थी और 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ इन रशिया। मतलब एक तरह से उनको अपनी रशिया को जो है जब वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार रहे थे तो एक तरह से उनको 7 मिलियन उनको पे करने पड़े और 3 मिलियन उनको रिफ्यूजीज़, एक तरह से उनका 3 मिलियन का खुद का नुकसान भी हुआ था। वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, और जो ये वॉर हुई थी वो इंडस्ट्री को भी बहुत, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी सबको इफ़ेक्ट की। जैसे कि लेबर शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि जब ये वॉर हो रही थी तो लोगों की ज़रूरत थी, तो आर्मीज़ में जो लोग थे, जो फिट एंड फाइन लोग थे, वो लोग जा रहे थे, तो एक तरह से फिर लेबर की शॉर्टेज हो गई सिटीज़ में। और जो रेलवे लाइंस थी वो भी बंद हो गई थी, और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी वो भी बंद कर दी गई थी। और वहाँ पे साथ साथ जब लड़ाई हो रही थी तो ज़्यादातर जो फूड परसेंटेज था वो आर्मी को जाता था, तो जो सिटीज़ में जो लोग थे उन लोगों को खाने की कमी पड़ जाती थी और उन्हें सिर्फ ब्रेड से काम चलाना पड़ता था। अब हम जानेंगे जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में। In the winters of 1917, Petrograd was grim. There was a food shortage in the workers' quarters. So ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेट्रोग्राड में हुआ था।
पेट्रोगार्ड में हुआ था और 1917 में हुआ था। वहाँ पे वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे, यानी कि जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, जो वो लोग वहाँ पे मतलब कुछ लोग तो पास में रहते थे लेकिन कुछ लोग दूर दूर से आए थे काम करने के लिए, तो जो उनके क्वार्टर्स जिस जगह पे वो वर्कर्स रहते थे वहाँ पे खाने की कमी पड़ गई थी। और 22 फरवरी को जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो लॉकआउट हो गई थी। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन द सिंपथी, और जो अलग अलग मतलब 50 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं उन लोगों ने काम करते थे। और जो वुमेन ऑल्सो लीड द पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक्स, और जो मतलब एक तरह से जो कम से कम अलग अलग 50 फैक्ट्रीज़ के जितने भी लोग थे वो एक तरह से स्ट्राइक कर गए थे, जिसमें वुमेंस भी थी। और वुमेंस ने काफ़ी हद तक लीड भी किया था, और उन्होंने इसलिए लीड किया था क्योंकि उनकी जो सैलरी थी वो मैन वर्कर्स से बहुत ही कम थी, और उन्हें इतनी भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जितनी मैन वर्कर्स को मिलती थी। इसलिए जो वुमेन वर्कर्स थी वो स्ट्राइक पे थी, और उन्होंने उनका साथ मैन वर्कर्स ने भी दिया था। और उसके बाद जब वो और ये डेट इंटरनेशनल 22 फरवरी इंटरनेशनल वुमेंस डे के अकॉर्डिंग अनाउंस्ड भी हुई थी। गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्फ्यू कर दिया था वर्कर्स के क्वार्टर्स में, और जो भी एरियाज़ वहाँ पे होते थे, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स सराउंडेड बाय द वर्कर्स, यानी कि जिन में वो जो वर्कर्स रहते थे उन सब जगहों पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया था। ऑन 24 एंड 25 फरवरी द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द क्लैवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। और जो 24 और 25 फरवरी को मतलब 22 को वो लोग स्ट्राइक पे आ गए थे, और मतलब उस टाइम के आसपास यानी 22 की रात को या 23 की मॉर्निंग को उस जगह पे जहाँ पे वर्कर्स थे उस जगह पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया था। और 24 और 25 को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि उन लोगों के ऊपर पुलिस निगरानी रखेगी कि वो लोग बाहर आके स्ट्राइक ना कर रहे हैं। और 25 फरवरी को ये भी हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डूमा जो थी वो ख़त्म कर दी थी, और पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट द मेजर, और जितने भी नेता वहाँ पे डूमा में थे वो सब इसके अगेंस्ट गए थे। और जो लोग थे उन्होंने क्या करा था, वो उन्होंने फोर्स करा था कि दोबारा से डूमा बननी चाहिए। फिर 27 फरवरी को जो पुलिस क्वार्टर्स थे वो भी तोड़ दिए थे लोगों ने, क्योंकि वो लोग स्ट्राइक पे थे। क्लैवरी वॉज कोल्ड आउट अगेन, हाउएवर रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन डिमॉन्स्ट्रेटर्स, यानी कि एक तरह से मतलब जो रेवोल्यूशन थी उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, और जो फायरिंग हो रही थी, जो भी मतलब एक तरह से नुकसान हो रहा था वो भी बढ़ता जा रहा था। एंड ऑन ऑफिसर्स वॉज शॉट एट द ब्रैकर्स ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स mutined, voting to join striking workers gathered to form a Soviet and council. This was Petrograd Soviet. जो वहाँ की पेट्रोगार्ड सोवियत यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी उन लोगों ने जो भी थे स्ट्राइकिंग वर्कर्स उनको भी ज्वाइन कर लिया था, और वो उनका साथ दे रहे थे। एक तरह से वो मतलब उनका गवर्नमेंट का और सार गवर्नमेंट का साथ नहीं दे के वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स का साथ देने के लिए जो वहाँ के पेट्रोगार्ड यानी कि वहाँ की जो सोल्जर और वहाँ की जो भी पुलिस थी वो भी उनको ज्वाइन कर रही थी। अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार, और फिर एक ग्रुप गया सार से मिलने। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने उसको एडवाइस किया कि वो एब्डिकेट कर ले। द सार एब्डिकेशन ऑन 22 मार्च। उसके बाद फिर जो सार था उसने वो मतलब एक तरह से स्ट्राइक रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए कि ठीक है कि दोबारा से जो सेकेंड डूमा है वो बनेगी। द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड डूमा लीडर्स रन द कंट्री। और फिर उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और जिसका नाम डूमा रखा गया, और जो लीडर्स थे यानी कि जितने भी नेता लोग थे वो उस कंट्री को चला रहे थे। पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्स, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। जो
उसमें जो स्ट्राइक हुई थी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ लोग थे, वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स यानी कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी और औरतें थी वो भी थी, और सोल्जर्स भी थे, और मिलिट्री कमांडर्स भी थे जो कि उस स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए? जो भी रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, यानी कि पब्लिक मीटिंग अगर कोई करेगा और जो भी एसोसिएशंस यानी कि कोई ग्रुप बनाएगा तो उन सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर, और जो सोवियट्स थे वो सब जगह थे। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्रीज कमिटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलाइज्ड रैन देयर फैक्ट्रीज, यानी कि हर एक कम्युनिटी में एक एक फैक्ट्री बन गई थी और वहाँ पे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैक्ट्री का वर्क हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म और इंडस्ट्रीज बनती जा रही थी, और इंडस्ट्रीज जो रन हो रही थी यानी कि इंडस्ट्रीज को फैक्ट्रीज चला रही थी। सोशल कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और जो सोल्जर्स थे उनको आर्मी कहलाया गया। द प्रोविजनल गवर्नमेंट एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट डिक्लेयर was saw its power declining and Bolshevik influenced grow, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो पावर में आ रही थी और जो बॉल्शेविक थे वो भी ग्रो कर रहे थे। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, और ये जो था एक तरह से मतलब जो भी मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट बढ़ रही थी उसकी पावर को बढ़ा भी रहा था, और ऊपर से और मतलब एक तरह से कंट्री की थोड़ी बहुत सुधार हो गई थी। द रेस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, और जो वर्कर्स को कहा गया जो वर्कर्स फैक्ट्रीज चला रहे थे उनको अरेस्टेड, और उन लोगों ने जो उनके लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि जो वर्कर्स मतलब फैक्ट्री ओनर्स को छोड़ के वो अपने ही एक लीडर बन रहा था और वो लोग फैक्ट्री चला रहे थे तो उनके लीडर को अरेस्ट किया गया। और जो पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स थे एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे लीडर प्रेस्ड फॉर रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और जो पीजेंट्स थे उनको मतलब एक तरह से थोड़ी लैंड जिनके लिए उन्होंने फार्मर्स ने स्ट्राइक की थी उनको लैंड भी दी गई। लैंड कमिटीज़ were formed and peasants seized land between July and September 1970, और जो लैंड थी वो पीजेंट्स को मिल गई, और बिफोर मतलब जुलाई एंड सितंबर के बीच में मिड ऑफ द जुलाई एंड सितंबर इन 1970 उन लोगों को जो जितने भी फार्मर्स थे उनको उनकी जो ज़मीन थी वो मिल गई अपनी अपनी। अब बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you. Please do like, share and subscribe my channel.